पाकिस्तान जिस जीत का दावा कर रहा है, क्या जमीन पर सच्चाई कुछ और ही निकल रही है? और गलवान के बाद भी इंडिया चाइना के रिश्तों में अचानक नरमी कैसे दिखाई देने लगी है? और आखिर सऊदी अरेबिया में हुई एक खामोश मुलाकात को रीजनल सिक्योरिटी का बड़ा सिग्नल क्यों माना जा रहा है? दोस्तों, आज की अपडेट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स पर शायद ही मिले, इसलिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जब कोई देश दुनिया के सामने जीत का दावा करे लेकिन जमीन पर हालात कुछ और हों, तो सच किसी न किसी दिन सामने आ ही जाता है। और आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेकर ऐसा ही एक बड़ा सच खुलकर सामने आया है। दरअसल बलोच नेशनल मूवमेंट के फॉरेन डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन हकीम बलोच ने ANI को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान के दावों को पूरी तरह झूठा बताया है। पाकिस्तान का कहना था कि उसने बलोचिस्तान में 140 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन हकीम बलोच के मुताबिक ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उनका साफ कहना है कि बलोच फाइटर्स आज भी पाकिस्तानी फोर्सेस को चुनौती दे रहे हैं। वे आते हैं, प्रिसाइज अटैक करते हैं और बिना नुकसान के वापस लौट जाते हैं। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना उन्हें नहीं पकड़ पाती, तो उसका गुस्सा आम नागरिकों पर निकलता है। हकीम बलोच के अनुसार राजनीतिक कार्यकर्ता, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और बलोच नेताओं के परिवार जबरन उठाए जा रहे हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं है। बलोचिस्तान में एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन पहले ही चिंता जता चुके हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ नेचुरल गैस, मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक ग्वादर पोर्ट है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन संसाधनों का फायदा न उन्हें मिलता है न उनके इलाकों को। सब कुछ इस्लामाबाद और विदेशी साझेदारों, खासतौर पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जाता है। हकीम बलोच ने कहा कि असल समस्या पॉलिटिकल है, लेकिन पाकिस्तान राजनीतिक बातचीत करने की बजाय सिर्फ बंदूक पर भरोसा करता है। उनके शब्दों में, जब राजनीतिक रास्ता बंद कर दिया जाता है, तो लोगों के पास रेजिस्टेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में 8 से 10 महिलाओं और लड़कियों को जबरन उठाया गया। इनमें 15 साल की लड़की और 8 महीने की गर्भवती महिला तक शामिल हैं। बलोच एक्टिविस्ट मेहरान मरी ने इसे जेनोसाइड एट फुल एस्केलेशन कहा है। वहीं समी डीन बलोच ने बलोच मार्टर्स डे पर कहा कि राज्य रिप्रेशन लोगों की आवाज नहीं दबा सकता। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, जिस रिश्ते को कुछ साल पहले तक तनाव, टकराव और सीमा विवाद से जाना जाता था, आज उसी रिश्ते को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि भारत और चीन के बीच व्यापार अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। दरअसल भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने कहा है कि 2025 में इंडिया चाइना ट्रेड बढ़कर $155.6 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 12% की बढ़ोतरी है। उन्होंने ये बयान नई दिल्ली में चाइनीज न्यू ईयर रिसेप्शन के दौरान दिया, जहां उन्होंने कहा कि भारत चीन रिश्ते अब सिर्फ रीसेट नहीं, बल्कि न्यू लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट में प्रवेश कर चुके हैं। राजदूत शू ने इस बदलाव का श्रेय अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात को दिया। दोस्तों, इस व्यापारिक उछाल में भारत की एक्सपोर्ट्स भी शामिल हैं। भारत का चीन को निर्यात करीब 9.7% बढ़ा है। हालांकि भारत का ट्रेड डेफिसिट अब भी करीब $85 बिलियन का बना हुआ है। इसके बावजूद राजदूत एक्सू ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में भारत के पास काफी पोटेंशियल है। उन्होंने चीन की इकोनॉमी पर भी रोशनी डाली। शू के मुताबिक चीन की GDP 140 ट्रिलियन युआन यानी करीब $20 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है, और यह ग्रोथ ग्लोबल इकोनॉमी में 30% से ज्यादा का योगदान दे रही है। दोस्तों, सिर्फ व्यापार ही नहीं, पीपल टू पीपल टाइज में भी गति आई है। भारत के श्रद्धालुओं के लिए माउंट कैलाश और मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। करीब 20,000 भारतीय पिछले साल इस यात्रा पर गए। वहीं भारत ने भी चाइनीज टूरिस्ट्स के लिए टूरिस्ट वीजास फिर से जारी किए हैं, और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी अब स्मूथली ऑपरेट कर रही हैं। राजदूत शू ने सांस्कृतिक तुलना भी की। उन्होंने भारत के वसुधैव कुटुंबकम को चीन की वर्ल्ड ऑफ ग्रेट हार्मनी की सोच से जोड़ा। साथ ही आत्मनिर्भर भारत को चीन की सेल्फ रिलायंस पॉलिसी के समान बताया। अगर बड़ी तस्वीर देखें, गलवान जैसी घटनाओं के बाद ये बदलाव काफी अहम है। डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट्स और डिप्लोमैटिक थॉ अब ट्रेड और कल्चर तक पहुंचता दिख रहा है। हालांकि भारत अब भी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट को लेकर सतर्क है, लेकिन इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म एक बार फिर ऊपर आता दिख रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों,
जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की होती है तो बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहती। वहां खामोश बैठकों में भविष्य की रणनीति तय होती है। और आज ऐसी ही एक बेहद अहम बैठक रियाद में हुई है, जहां भारत और सऊदी अरब सुरक्षा के मोर्चे पर और करीब आते दिखे। दरअसल अजीत डोभाल बुधवार को रियाद में सऊदी नेतृत्व से मिले। भारतीय दूतावास के मुताबिक इस बैठक में भारत सऊदी द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय हालात और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। डोभाल की इस यात्रा को खास बनाता है इसका टाइमिंग। ये दौरा ठीक उस वक्त हुआ है जब सऊदी अरब ने भारत में हुए 2 बड़े आतंकी हमलों, पहलगाम और रेड फोर्ट पर खुलकर और कड़े शब्दों में निंदा की थी। कुछ दिन पहले ही रियाद में इंडिया सऊदी सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों देशों ने आतंकवाद के हर रूप, खासकर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। दोस्तों, इस बैठक में सिर्फ निंदा नहीं हुई, आतंकियों की फंडिंग, रेडिकलाइजेशन, टेक्नोलॉजी मिसयूज और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम टेरर नेक्सस पर मिलकर कार्रवाई की ठोस रणनीति पर चर्चा हुई। यही नहीं, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन और जुडिशियल कोऑर्डिनेशन को और मजबूत करने पर भी सहमति बनी। अगली सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप बैठक भारत में होगी, जो इस पार्टनरशिप को इंस्टीट्यूशनल मजबूती देती है। अगर बड़ी तस्वीर देखें, भारत और सऊदी अरब का रिश्ता अब सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता अब सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी का मजबूत स्तंभ बन चुका है। जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सामना कर रहा है, वहीं सऊदी अरब भी एक्सट्रीमिज्म और रीजनल थ्रेट्स से जूझ रहा है। यही वजह है कि डोभाल अल अयबान की यह बैठक सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, दुनिया अब तेल से नहीं, मिनरल्स से चलने वाली है। जो देश क्रिटिकल मिनरल्स को कंट्रोल करेगा, वही फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। और आज भारत इसी फ्यूचर गेम में एक डिसाइसिव मूव करता दिख रहा है। दरअसल बेंचमार्क मिनरल इंटेलिजेंस की रिसर्च मैनेजर नेहा मुखर्जी ने कहा है कि भारत की ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स अलायंसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन अब सिर्फ प्लानिंग नहीं, रियल इंडस्ट्रियल एक्शन में बदल रही है। ये बयान 4 फरवरी को वॉशिंगटन डीसी में होने वाली क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल से पहले आया है। इस हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो कर रहे हैं। इसमें 50 से ज्यादा देश क्रिटिकल मिनरल्स की सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स पर साथ आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत की मौजूदगी इस मंच पर एक बड़ा संकेत है। भारत अब चाइना सेंट्रिक सप्लाई चेन से बाहर निकलना चाहता है। इस दिशा में बजट 2026 से 27 ने एक और बड़ा कदम दिखाया है। सरकार ने रेयर अर्थ कॉरिडोर्स की घोषणा की है। मतलब अब भारत सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रोसेसिंग, सेपरेशन, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग और डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज तक पूरी वैल्यू चेन तैयार करेगा। अब सवाल आपसे, क्या भारत चाइना की मोनोपोली को क्रिटिकल मिनरल्स में चैलेंज कर पाएगा? और क्या इंडिया यूएस पार्टनरशिप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की डायरेक्शन तय करेगी? तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।